ये दोनों हां दोनों इसके पिक्चर ठीक है, सिस्टमेटिक जैसा रहता है एक तो ज्यादा हो काम, ठीक है, और एक इस तरह से जो है टाइप ऑफ का करना है पहले से वो है, ठीक है, फिर का दोनों साइड। चलो बेटा आप लोग किताब निकालो, हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करो। चलो तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था बेटा? कल हम लोगों ने डिसऑर्डर के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। कल मैंने आपको म्यूटेशन बता दिया था ना, म्यूटेशन के बारे में मैंने क्या बताया था बताओ? मैंने आप लोगों से कहा था म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन क्या होता है। अगर कोई नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है उसमें कोई चेंजमेंट आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, ठीक है। और आप लोग बेटा प्रेजेंट रहो या हंसी मत समझो, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गया है, मैंने अभी खुद देखा था, इसलिए मैंने सुबह मैसेज भी किया था। अगर बच्चे कम रहेंगे तो हम क्लास बंद हो जाएगी, फिर आप लोग कहोगे क्या होगा, क्योंकि सरकार इतना रुपया दे रही है, ऐसा ना दे रही है। अगर आप लोग बच्चे हवा में लेंगे प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है, तो आप लोगों का भी एक बनता है फर्ज कि आप डेली प्रेजेंट रहो, ठीक है। और बकाया भी आपको 3 घंटे यहाँ पे देने हैं। मैं कौन से कह रहा हूँ कि यहाँ पे 12 घंटा ले रहा हूँ आपका। 3 घंटे में अगर आप चाहो तो बकाया टाइम में घर पे पढ़ सकते हो, क्या दिक्कत है? आपके पास तो 18 घंटे पढ़ने के लिए नहीं, 3 घंटे यहाँ पे दो, इससे टीचर से भी संपर्क रहेगा आपका, ऑफलाइन का एक रहेगा भी कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऑनलाइन बहुत बढ़िया है बेटा, अगर ऑनलाइन से हो जाए सब कुछ तो फिर एडमिशन वगैरह बंद हो जाए, कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग सारी बंद हो जाए, और बच्चा इतना फीस क्यों दे, लेकिन बच्चे फ्री फीस देते हैं। तो आप लोग समझना चाहिए चीज, ठीक है। और अभी आप लोग अगर सोच रहे थे ऑनलाइन, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपने कोई अटेम्प्ट दिया हो अच्छी बात है, लेकिन अभी आप मीडियम पूरी जगह घुसे नहीं हो। जैसे घुसोगे उसमें पता लगेगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये आपको तब लग रहा है खाली स्टार्टिंग में मजे आ रहे हैं ऑनलाइन, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना बड़ा डिफरेंस है। कोई भी मुझे पता है 5000 रुपए या 3000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी कर सकता है आराम से ऑनलाइन, लेकिन वो खाली 2-4 दिन के लिए कर सकता है। अगर पूरी साल करना है प्रॉपर तो उसे ऑफलाइन ज्वाइन ही करना पड़ेगा। आप लोग ये समझ जाओ अभी तो ज्यादा अच्छा है। चलो तो हम लोग बेटा कल हम लोगों ने म्यूटेशन के बारे में बताया था। मैंने कल आपको म्यूटेशन के बारे में बताया था, उससे पहले क्या बताया था हम लोगों ने? क्या क्या पढ़ा था कल? क्रॉस डायरेक्ट पढ़ लिया था। हाँ, सेक्स डिटरमिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हमने हनी बी का बताया था कैसे होता है। ये सब आपको क्लियर है बेटा? तो आप लोग एक बार म्यूटेशन का सारा पढ़ लो, और उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस, और उसके बाद पढ़ेंगे डिसऑर्डर की ट्रेट, ठीक है। हाँ बताओ। They would have father and thus cannot have son, but लेकिन ग्रांड फादर क्यों इनका फर्टाइजेशन हुआ होगा? क्योंकि ये फीमेल तभी नहीं है इसका फर्टाइजेशन हुआ होगा, और इसका फर्टाइजेशन नहीं हुआ है तो इसके फादर तो नहीं होंगे, इसके मदर तो है लेकिन फादर नहीं है, लेकिन इसके ग्रांड फादर है। बेटा एक बात सुनो आप लोग, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल मैंने आपको डिप्लोहैप्लॉइड मैकेनिज्म समझाया था ना, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जहां पे आप उसको थोड़ा समझ लो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कल आपको हैप्लोडिप्लॉइड में क्या बताया था? मैंने कहा था ये हनी बी में होता है, और हनी बी में हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं सेक्स को? जैसे जो फीमेल होती है उसके पास कितने होते हैं? ये किसने किया था? जो फीमेल होती है उसके पास होते हैं 32। कितने होते हैं बच्चों? और मेल के पास कितने होते हैं?
16। अब आप लोग 16 32 से अनुमान नहीं लगा सकते, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये से है डिप्लॉयड और ये है हैप्लॉयड। अब आप समझ गए होंगे वो हैप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है। मैंने कहा था बेटा इसके गैमेट बनते हैं तो क्या होता है, म्यूसिस होता है। क्या होता है बच्चों, और म्यूसिस होगा तो इसके 16 बन जाएंगे, गैमेट बन गए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बनाया बताओ, गैमेट बनाए। और इसके बाद इसमें क्या होगा, ये तो पहले से हैप्लॉयड है, तो यहाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। और माइटोसिस करेंगे तो आप लोग बताओ यहाँ पे इसका गैमेट बन गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आप लोग बताओ इसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो मैंने कहा था फर्टिलाइजेशन अगर हुआ, मेल और फीमेल गैमेट बने, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्रोमोसोम हो जाएंगे 32 हो गए, और 32 हो गए तो ये क्या बनेगी, फीमेल। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मैंने कहा था ये होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बच्चों, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पार्थिनोजेनेसिस। ये बात समझे हम लोग। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, इन्होंने ये बोला है कि जो मेल होते हैं, क्या होते हैं, मेल, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर मेल होते हैं तो उनके फादर नहीं होंगे, उनके कौन होंगे, ग्रैंडफादर। और जो ग्रैंडफादर होंगे उनके सन नहीं होंगे, उनके ग्रैंडसन होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा आप लोग बताओ, ये देखो, अगर ये डायरेक्ट डेवलप हुआ है तो इसका ये फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो डायरेक्ट डेवलप हो गया। हालांकि मदर होगी, ध्यान रखना ये बात, लेकिन इसका ये फीमेल है तो इसका तो पहले फर्टिलाइजेशन हुआ होगा ना, तो इसका मतलब इसके वो कौन होंगे, इसके हस्बैंड, ग्रैंडफादर। समझ गए, खुद के फादर नहीं होंगे, नहीं वो इसके हस्बैंड नहीं, इसके पापा के मम्मी। मतलब ये फीमेल तभी तो बनी जब इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ होगा यहाँ पे, तो ये वाले इसके कौन हो गए, ग्रैंडफादर। समझ गए, तो ग्रैंडफादर होते हैं लेकिन फादर मेल के नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, मुझे बताए, अभी मैं फिर समझा दूंगा। देखो ये कह रहा है कि अगर ये, देखो मैंने यहाँ पे ये बताया, अगर कोई फीमेल होती है उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32। कोई मेल होता है उसके पास कितने होते हैं, 16। अब मैंने कहा कि फीमेल में म्यूसिस होगा तो गैमेट बनेंगे, 16 बन गए। अब आप लोग बताओ, अगर 16 बने हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल बनेगी, ये तो बताया था मैंने, 32 आएंगे। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो क्या बनता है, मेल, और उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब यहाँ पे समझो आप लोग, बेटा आप लोग बताओ, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या इसके फादर होंगे, नहीं, खाली मदर ही तो है भाई। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो खाली मम्मी से डेवलप हुआ है ये सन। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये फीमेल है, और ये फीमेल कैसी बनेगी आप लोग बताओ, जब इसके पापा का और इसकी मम्मी का फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। समझ गए, तो इसका मतलब इसका ये कौन हो गया, ग्रैंडफादर। इसका अगर फादर कैसे हो सकता है भाई, फादर तो इसका होगा, क्योंकि डेवलप फर्टिलाइजेशन तो इसका ये हुआ है ना, तो इसका तो फादर है फीमेल का, लेकिन मेल का फादर नहीं है। समझ गए, क्लियर हुआ। ये अनोखी मैकेनिज्म है ना, कि पिता नहीं हो सकते लड़के के, लड़की के पिता हो सकते हैं, लड़के के पिता नहीं हो सकते, लेकिन लड़के के दादा हो सकते हैं, ठीक है, बाबा दादी। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो ग्रैंडसन उसके हो गए, हाँ उल्टे, नहीं उसके उधर साइड से ग्रैंडसन नहीं हो गए, हो गए नहीं हो गए, मतलब एक पीढ़ी छोड़ना है बस, बात करो। ठीक है, बस। तो मुझे लग रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर हुआ होगा। चलो मैं एक बार सब मैंने पढ़ा दूंगा इसकी, ठीक है। हालांकि मैंने कल म्यूटेशन के बारे में आपको समझाया था। अब हम लोग यहाँ देखो बेटा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है उसमें कोई भी चेंजमेंट आ जाए, और चेंजमेंट आने से जब किसी का जीनोटाइप चेंज होता है तो हमेशा उसका क्या चेंज होता है, फिनोटाइप। भाई आज आप लोगों को पता है इतना एवोल्यूशन हुआ है, हालांकि मैं अगले जस्ट एक चैप्टर के बाद एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। हम लोग एवोल्यूशन के बारे में, हर आदमी की एक अपनी अलग मतगणना कहानी है कि भाई कुछ लोग मानते हैं, अभी यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, मैं किसी से कहूँ कि हम लोग कैसे बने, तो कोई कहेगा ब्रह्मा जी से बने,
किसी से पूछेंगे तो कोई और बताएगा। मतलब हम लोग अगर अलग अलग कम्युनिटी से पूछेंगे तो अलग उनके माइंड में एक फ्रेम कर दिया है कि हम ऐसे बने हैं। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस, एक बात मत करो, अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। और हमारे पास जब एविडेंस है तो हम एविडेंस को मानेंगे कि भाई एवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है। और एवोल्यूशन हुआ है इसका मतलब ये ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इसके एविडेंसेस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है तभी तो एवोल्यूशन हुआ है। और जब हमारे पास एविडेंस है कि एंसेस्टर कौन किसके रहे थे, भाई एक एविडेंस नहीं है, 10-12 एविडेंस बताऊंगा मैं आपको। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये भी प्रूफ है कि कैसे केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा, कैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ होगा। तो म्यूटेशन एक वहीं से उठ के आता है। डीएनए का जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो मैंने कहा था ऐसा होना चाहिए कि जो क्या करता हो, इसके अंदर क्या होता हो, म्यूटेशन बताया था। म्यूटेशन होता क्या है कल मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था। अगर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो सिंपल सा आप लोग ध्यान रखो बेटा, एक सेल होता है और ये सेल यहाँ देखो, ये सेल होता है और सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डीएनए होता है। और हम लोग डीएनए को बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, यानी कि सेल को कंट्रोल करने वाला होता है, इसे बोलते हैं। कैसे करता है कंट्रोल, आप लोग बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में कंट्रोलर कौन है, तो आधे घर में तो मम्मी होंगी, होगा ना। आपके घर में जो सबसे बड़ा होगा वो होगा कंट्रोलर। जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं तो वो होंगे, अगर आपके फादर हैं तो वो होंगे। हाँ कभी कभी मम्मी भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, फादर थोड़े सीधे हैं तो मम्मी भी होती है। लेकिन कंट्रोलर का मतलब क्या हुआ, क्या करते हैं वो बताओ। वो डिसीजंस लेते हैं, काम तो आप कर रहे हो, वो खाली बताते हैं तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें जाओ 50 रुपए लेके मार्केट सब्जी लेके आओ, तुम जाओ यहाँ जाओ। तो वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं आप लोगों को। और कंट्रोल करने का मतलब यह है, ऐसे ही डीएनए हमारा बताता है। डीएनए खाली इतना काम करता है, वो ये बताएगा कि राइबोसोम के पास कौन सा प्रोटीन बनना है। समझ गए कैसे बताएगा। मैंने कल आपको बताया था डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है, और नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है उसको कोड करता है कौन, एमआरएनए। और एमआरएनए लेके आता है कहां पे, साइटोप्लाज्म में। और आपको पता है 20 टाइप के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। और ये खाली सीक्वेंस इस बात को डिफाइन करता है कि किस प्रोटीन की चेन में किस नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा। ये डिसाइड कौन करता है, डीएनए का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस। अब आप लोग बताओ, जैसे मैंने कल आपको बताया था, अगर मान लो जैसे मैंने आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि 26 लेटर होते हैं, 20 लेटर होते हैं। और इनसे पूरे नाम है, चाहे आप कोई भी नाम ले लो, सब 26 लेटर से हैं। डिफरेंस क्या है बताओ, खाली लेटर्स को हमने उल्टा सीधा कर दिया। भाई किसी का नाम कुछ भी है तो आप लोग बताओ उसमें खाली लेटर का ही जरूरत है। जैसे किसी का नाम क्या है, अमन है, तो मान लिया मैंने AMAN लिख दिया। किसी का नाम नमन है तो मैंने NAMAN लिख दिया। मतलब मैंने क्या चेंज किया, कोई लेटर चेंज कर दिया, नाम चेंज हो गया। कोई कार है, कोई पेन है, मैं लेटर चेंज कर रहा हूँ। ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जो मैं कोडॉन की बात करता हूँ और जो मैं अमीनो एसिड की बात करता हूँ, बेटा ये यूनिवर्सल होते हैं। ये ऐसा नहीं खाली मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, धरती पे जो भी लिविंग है सबके पास हैं खाली कितने टाइप के अमीनो एसिड, 20। और जो कोडॉन हमारे पास है वो सबके पास है। तभी तो मैं कहता हूँ सबका डीएनए सेम है, खाली डिफरेंस किसका है, खाली सीक्वेंस का बस। और एक सीक्वेंस सोचो, हमारे डीएनए के पास 3 बिलियन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 3 बिलियन। अगर मैं काउंट करूं तो ये निकल के आता है लगभग 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। 10⁹ बात कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। और बेटा सोचो इतने बेस पेयर में अगर एक बेस चेंज हो जाए, खाली एडेनिन की जगह क्या आ जाए, मान लो ग्वानिन आ जाए, तो ये हो गया म्यूटेशन। और एक खाली कोडॉन चेंज होने से, खाली एक कोडॉन चेंज होने से आपका अमीनो चेंज हो जाएगा, और अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो आपका पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा। और वो प्रोटीन कौन सा बनेगा वो हमें भी नहीं पता। वो फायदेमंद भी हो सकता है और वो डिजीज भी कर सकता है। जैसे आप अभी बहुत सारी डिजीज पढ़ोगे, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कि खाली पॉइंट म्यूटेशन से जाती हैं, एक म्यूटेशन हुआ और पूरा डिजीज हो गया।
तो समझे म्यूटेशन का मतलब क्या है? इधर देखो, ये नाइट्रोजनस बेस का चेंज होना, सही है। सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारे जीनोम का चेंज होना। और जब हमारा जीनोटाइप चेंज होता है तो क्या चेंज होता है बेटा? जीनोटाइप चेंज तो फिनोटाइप चेंज। और इवोल्यूशन हालांकि ठीक होता है, वो म्यूटेशन ठीक होता है, मैं ये नहीं करूंगा हमेशा बीमारी करेगा। आप लोग खुद सोचो बेटा, अगर म्यूटेशन हमारे डीएनए में ना होता तो क्या आज हम सर्वाइव कर पाते? नहीं। तुम्हें क्या पता है कि 1 लाख साल पहले ऐसा ही एटमॉस्फेयर था? नहीं था ना। हमने म्यूटेशन कर करके अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग बनाया है। आपको क्या लग रहा है कि आज से लाखों साल बाद क्या ऐसे ही ह्यूमन होंगे? नहीं, जरूर कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा। और इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाएगा अगर रहे तो, कि 2025 में लोग ऐसे होते थे। मतलब क्योंकि जब तुम्हें 1 साल पहले का पढ़ाया जाता है, 1 लाख साल पहले का, तो आप क्या करते हो बताओ? हम लोग कहते हैं कि पत्ते पहनते थे लोग, यकीन करते हैं भाई पहनते थे होगी। और दूसरा, हम लोग यकीन करते हैं कि कैसे रहते होंगे, ना उनके पास लाइट थी ना कुछ थी। और होने वाले साल में, आने वाले लाखों सालों हजारों सालों में पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप हो, और उनको पढ़ाया जाए कि 2025 में लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे पढ़ते थे, ऐसे एमबीबीएस बनते थे, ऐसे हॉस्पिटल तक। हो सकता है उस टाइम पे कितना डेवलपमेंट आ जाए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये सिस्टम तो आप देख लोगे अपने जीते जी आराम से, कि आधे काम आपके सामने रोबोट कर रहे होंगे। और मैं ये कई बार बता सकूंगा आपको। और रोबोट भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे रोबोट है, वो लगेगा सिंपल सा कि बिल्कुल ह्यूमन बॉडी है। वो आपसे वो एक्ट कर पाएगा जो एक टीचर करता है, वो आपसे वैसे ही चीजें आपकी पढ़ पाएगा, आपके माइंड को, जो एक इंसान दूसरा पढ़ता है। आपको पता है आपका फोन भी आपकी ब्रेन की ऊपर लेता है। कभी आपने देखा है आपका सैड मूड हो, आप लोग स्टोरी वो क्या करते हैं, रील्स, वो रील्स ही वैसी आने लगती हैं, पता है आपको। या आपका बहुत हैप्पी मूड हो तो हैप्पी वाली आने लगती हैं। कभी देखना ही चीज, आप दिल से अगर आपको लग रहा है कि यार मैं वास्तव में दुखी हूँ, तो आपकी रील्स व्यूअर कैसी आएंगी? सैड वाली। आपको लग रहा है कि मोटिवेशन चाहिए मुझे, तो आपकी रील्स भी कैसी आती हैं? मोटिवेशन वाली। अब सोचो जब मोबाइल आपकी हकीकत पढ़ रहा है ब्रेन को, और वो पढ़ रहा है, मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है देखो, इस तरीका है। जैसे आपने मोबाइल खोला, आपने 3 रील देखी, वहां पे मोबाइल में सेंसर लगे होते हैं कि आपने अगर 3 रील में किसको टाइम ज्यादा दिया है। अगर आपने 3 में से अगर 1 सेकंड भी किसी रील को ज्यादा दिया है, तो फिर फोन वो उसी चीज को कैच करने लगता है, और वो समझ जाता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तभी तो वो देख रहे हो। 1 सेकंड तभी ज्यादा लिया क्योंकि आपने इंटरेस्ट दिखाया, और इंटरेस्ट दिखाया इसका मतलब फिर मोबाइल हमारा। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बहुत वल्गर टाइप की रील देखते हैं, तो उनके फोन तुम खोलना, वही गंदी सिंदी रील आएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं मोटिवेशन रील देखते हैं, तो उनका फोन खोलना, मोटिवेशन रील आएंगी। तो हमारा फोन जब पढ़ रहा है, तो एक आने वाले टाइम में ऐसे फीचर आ जाएंगे कि वो सब कुछ पढ़ेंगे, और आपको ये एहसास आएगा वास्तव में ये क्या है, एक ह्यूमन ही है, और सब कुछ हमारे साथ वैसे बिहेव करेगा। तो ये तो हो गया म्यूटेशन। हमारे क्या होता है बेटा? म्यूटेशन का मतलब होता है हमारा जीनोटाइप चेंज होना, और फिर क्या हो जाता है? फिनोटाइप चेंज। एक बात मैं आपको और बताऊं, हम लोगों के अंदर म्यूटेशन ना होता तो क्या हम लोग इतना सर्वाइव कर पाते? नहीं। क्या आपको पता है कि आज से 10,000 साल पहले कितना पॉल्यूशन था, आज कितना है? हमने तो अपना बॉडी वैसे अडेप्ट कर लिया ना, तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन 1000 साल पहले वाले लोग, अगर इस बार मैं इस टाइम पे कोई लाके खड़ा कर दूं, सर्वाइव नहीं कर पाएगा 1 मिनट भी, क्योंकि वो इतना पॉल्यूशन झेल ही नहीं पाएगा। उसे आदत ही नहीं होगी ये वाहन चल रहे हैं क्या है, तो वो सर्वाइव कैसे कर जाएगा? उसे एक आवाज आएगी अगर हॉर्न की, तो आपको लगेगा भाई आप समझते हो पूरा किसका खेल है? एडेप्टेशन का। जैसे मैंने आपको बताया था, एक आदमी अगर यहाँ पे उतरे अभी आके, और वो कहाँ हो, पोलो का हो, तो वो क्या कहेगा यहाँ के कितनी गर्मी है। और अगर एक आदमी आए यहाँ वेस्ट इंडीज का, तो वो क्या कहेगा कितनी ठंड है। तो फर्क किसका है खाली, कि वो आदमी कहाँ किस टेम्परेचर को एडॉप्ट किया हुआ है। समझ गए? तो म्यूटेशन से क्लियर हुआ बेटा। मैंने कहा था 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट। मैंने कहा था बेटा पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है जब कोई एक नाइट्रोजनस बेस सब्स्टिट्यूट हो, मतलब चेंज हो, जैसे गुआनिन की जगह साइटोसिन आ जाए। और फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐड हो जाए या फिर कोई डिलीट हो जाए, उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? फ्रेम शिफ्ट। हालांकि पॉइंट म्यूटेशन भी खतरनाक होता है, लेकिन ज्यादा कैसा होता है? फ्रेम शिफ्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस।
ये क्या है वो थोड़ा समझते हैं हमको। और बेटा आप लोग सब लोग डेली प्रेजेंट रहो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप प्रेजेंट नहीं रहोगे फिर एक दिन आओगे तो मैं कोई कैप्सूल लेके बैठा हूँ कि आप लोग आओगे, हाँ भाई लो एक कैप्सूल लो, 3 दिन पहले पढ़ाया वो सब अंदर हो जाएगा। आपको पता है अगर आप लोग सोचते हो, एक मैं आपको एक हकीकत बताऊं, पढ़ाई का जो मेन पर्पस पता है क्या होता है? रेगुलरिटी। आप किसी भी एक टॉपर से किसी का भी इंटरव्यू हुआ हो, आप उसका पूरा इंटरव्यू देखना, उसने कभी ना कहा होगा कि मैं 24 घंटे पढ़ा था। बोल कभी नहीं कहा होगा कि मैं 24 घंटे मैं तो सोया ही नहीं था। हो सकता है कोई फिलोसोफर कह दे, लेकिन कहा नहीं होगा। उसने पता क्या कहा होगा कि मैं आराम से 6-7 घंटे पढ़ता था, लेकिन रेगुलर पढ़ता था, डेली। डेली का समझ रहे हो कि आपको अगर आज कोचिंग नहीं आए तो आपको नींद नहीं आए कि आज हम क्यों नहीं गए और हमारा कितना छूटा। ये होती है रेगुलरिटी। और सबसे पढ़ाई करने का सबसे पहला तो यही होता है। आप लोग ये तो बात की बातें कि आईक्यू कैसा है, आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हो, हिंदी मीडियम पढ़े हो, कमजोर हो, तेज हो, बहुत दूर की बातें, बहुत छोटी बातें हैं। मैं तो कहूँगा ये बहुत छोटी बातें हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कतई बेकार लोग और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला वो होता है रेगुलरिटी। अगर मैंने आपसे हमेशा बोला है कि अगर आपको कोचिंग आना है तो आना ही है, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आपको कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। और आपको पता नहीं है, अगर आपको कुछ भी अच्छा काम करना है इतनी बेरोजगारी में, इतना कंपटीशन में, तो बेटा कुछ हरकतें तो अपनी चेंज करनी पड़ेंगी। सबकी तरह अगर बारात में जाओगे, सबकी तरह एंजॉय करोगे तो कर कुछ नहीं पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है ना। अभी आप लोग कोई पेपर देके देखना, खाली एक सब पता लग जाएगा। बीएससी करना, एमएससी करना बहुत छोटी बातें हैं, मुझे पता है। 10,000 रुपये में 2 एडमिशन हो रहे हैं और आप कर लोगे, टॉपर भी आप टॉपर भी कहाँ होगे, मुझे पता है ये बात। किसी कॉम्पिटिशन बैठ देखना, एक बच्चा होता है ना, वो अपने घर का हो सकता है उस 4 भाई बहन में सबसे ज्यादा नंबर आए, वो समझता है अरे मैं जीत गया। लेकिन जब वो एक स्कूल में जाता है तो वहाँ हर घर के टॉपर बैठे होते हैं, और जब वो किसी यूनिवर्सिटी में जाता है अच्छी, तो वहाँ हर कॉलेज के टॉपर बैठे होते हैं, समझ रहे हो। और जब वो यूनिवर्सिटी से कोई एग्जाम देता है तो उसमें पूरे भारत से लेके हर जिला, हर स्टेट के टॉपर बैठे होते हैं, तो पता लगता है कितने बीच में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी करना है, अगर नहीं करना है तो आप कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको हर टाइप के लोगों की तरह रहना है, लेकिन कुछ भी करना है तो आप रेगुलर रहो बेटा। ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग कल को नौकरी लग जाएगी या कोई अच्छे इंसान बन जाओगे तो मुझे सैलरी दोगे आदि, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। बस फायदा एक चीज ये होता है कि पढ़ाई हुआ अच्छा है। दूसरा क्या होता है, तो आप लोग अपने आप से कुछ तो सीखो। और ये चीजें कब तक सिखाएं आपको बताओ। सोचो, बच्चों को फोन करना पड़ रहा है कि कोचिंग आ जाओ। ये शिक्षा का हाल है, पीलीभीत का हाल है ये खाली बस। आपको पता है, नवाबगंज से बिलोंग करता हूँ, आपको पता होगा शायद। नवाबगंज में इतने एमबीबीएस बन गए हैं ना, इतने तुम्हारे पीलीभीत में नहीं होंगे, उससे आधे भी नहीं होंगे जितने हर साल नवाबगंज डॉक्टर करते हैं एमबीबीएस में। किसी से पूछना नवाबगंज के बारे में। और वहां पे पढ़ाई का स्तर देखना, तो पूरे जिला बरेली में हर साल नवाबगंज टॉपर रहता है, हर साल रिकॉर्ड रहा है ये। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो, हर साल बच्चा नवाबगंज टॉपर रहता है। और तुम्हें पता है जिला बरेली में टॉप करना आसान काम नहीं है, पीलीभीत में होगा आसान काम, क्योंकि जिला बरेली में बरेली के भी कॉलेज आते हैं, और बरेली से फाइट करना नवाबगंज की बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि नवाबगंज में टोटल गांव के बच्चे आते हैं और बरेली में बहुत शहर के बच्चे रहते हैं। और हर साल नवाबगंज टॉप किया है, हर साल। तुम जिला बरेली का रिकॉर्ड दिखाना, देखना कभी भी, हर साल नवाबगंज का बच्चा होगा जिला पे नंबर 1। और मंडल में भी हर साल लेके आते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने वहां के बच्चों को एडिक्शन देखा है, वहां एक पढ़ने को लेके भूख देखी बच्चों के अंदर। यही कोचिंग नवाबगंज में होती तो मैं गारंटी कर रहा हूँ यहाँ बच्चे इस कमरे में तो नहीं आते हैं। और यहाँ पीलीभीत का मैं देखता हूँ, बताओ बच्चों को फोन करना पड़ रहा है, मतलब कि आ जाओ कोचिंग, आपको आना है कोचिंग। बच्चे कह रहे नहीं हम नहीं आएंगे, तुम तो नहीं फोन करो। हमने तो कसम खा ली है, हमने तो घर पे झूठ बोल दिया है। घर पे तो कुछ भी कहते हो, पापा क्या जानते हैं, पापा को तो पता है 3 साल बाद आपसे पूछेंगे क्या करोगे, तो आपको पता लगेगा झूठ बोल रहे थे। तो मैं कहीं की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको बता रहा हूँ बस कि बेटा थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा तो सुधर जाओ।
अभी तक अगर 12th तक कुछ नहीं किया हो, लेकिन अब तो थोड़ा रेडी कर जाओ। और ये आपको फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई इसमें फायदा नहीं है, ठीक है। आ जाओ, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है वो समझो पहले, कि मुझे इस बात से दुख होता है कि यहाँ बच्चों को फोन करना पड़ता है, बताओ कि आपको कोचिंग आना है, वो भी रुपए भी नहीं है, फ्री में फोन करना पड़ रहा है कि फ्री के लिए आ जाओ। बड़ी अजीब बात है। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है वो समझो बेटा। इसे हम लोग बोल सकते हैं फैमिली ट्री। क्या बोल सकते हैं? फैमिली ट्री। इसका मतलब क्या है, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। मान लो कोई मकान बनवाता है, क्या बनवाता है? मकान बनवाता है, तो वो पहले क्या करता है? अभी मैं क्या नहीं ईंटें लेके आता है, हाँ ईंटें लेके आता है, मुझे पता है। उससे पहले क्या करवाता है? एक पहले फ्रेम बनवाता है पूरा, कि मकान हमारा कैसे बनना है, मतलब एक नक्शा बनवाता है। या बनवाता नहीं तो माइंड में तो लेके आता है कि 2 कमरे इधर से निकलवाएंगे, एक किचन इधर होगा, सही है, बेडरूम यहाँ होगा, या बैठक टाइप की वो कहाँ होगी, ठीक है, ये सब निकलवाते हैं। क्या ऐसा करते हैं कि मिस्त्री से 2 कमरे बनवा लिए, उसके बाद कहते हैं नहीं यार गलत हो गया, ऐसे हटाओ, अब यहाँ बनवाना है हमें, वो गेट लगवाना है, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। ऐसे ही अगर हमें जेनेटिक डिसऑर्डर का पूरा फैमिली ट्री बनवाना है कि बाबा को डिजीज थी तो बच्चों को होगी नहीं होगी, उसके बाद अब भाई डॉक्टर है वो, ऐसा तो है नहीं कि पापा को देख के पूरी जनरेशन को बता देगा आगे तक की, वो एक ट्री बनाएगा, एक फैमिली पूरा एक वो फ्लो चार्ट बनाएगा। और उसको बनाने के लिए पूरा एक पढ़ने के लिए, ये डिसऑर्डर को अवॉइड करने के लिए, इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। हमें पता है अगर मान लिया मेरे बाबा को डिसऑर्डर था जेनेटिक, मुझे पता है मेरे बच्चे को नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर मुझे हजारों चीजें बता देगा कि कैसे नहीं होगा वो डिसऑर्डर। मतलब आप क्या करो, ठीक है, आप कोई थेरेपी करवाओ या कुछ भी करवाओ, तो डिसऑर्डर को हम अवॉइड कर सकते हैं इन चीजों से, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। और यहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे हम पहचान कर पाते हैं कि वो सिंबल किसका है। जैसे मैं आपको सिंबल बताऊं पहले तो, या पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक बात सुनो, पहले आप लोग एक चीज पढ़ो, डिसऑर्डर की ट्रेट पढ़ो पहले। अगर कोई कह रहा है कि वो डिसऑर्डर किस टाइप का है तो उसकी क्या ट्रेट होती है। जैसे देखो ये आपकी किताब में बेटा अलग अलग डिसऑर्डर के लिए अलग लिखी हुई है, तो आप लोग कहीं एक जगह लिख लेना सारी ट्रेट, ठीक है, जिससे आप लोग याद कर लेना एक बार। फिर आपसे अगर मैं कह दूं कि ये डिसऑर्डर ऑटोसोमल है और डोमिनेंट है, तो आप समझ जाओगे सर इस डिसऑर्डर के बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं। अगर कोई ऑटोसोमल है इसका मतलब क्या होता है कि वो मेल फीमेल दोनों को होगा। दूसरा अगर कैसा है रिसेसिव है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जनरेशन स्किप कर सकता है। तो मैं आपको कुछ ट्रेट लिखवा रहा हूँ, एक साथ लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर पढ़ेंगे पेडिग्री। तो आप लोग देखो ऐसे हम डालो डिसऑर्डर ट्रेट, डिसऑर्डर ट्रेट का अगर हम बात करें तो पहला जो ट्रेट है आपका वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर कोई डिजीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट, कैसे? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो बेटा इसको देख के आप लोग क्या समझेंगे बताओ? इसका मतलब ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है? ऑटोसोम क्रोमोसोम में होगा, और ऑटोसोम क्रोमोसोम होगा इसका मतलब यह है कि ये मेल को भी होगा और फीमेल को भी। तो पहली बात तो मैं समझा कि ये बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब दोनों को बराबर होगा, मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी। और दूसरा बेटा ये लिखा है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है कि ये स्किप जनरेशन नहीं करेगा, मतलब हर पीढ़ी को होगा, बाबा को है तो पापा को भी होगा, पापा को है तो उसके बेटे को भी होगा, मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर सबको होगा, लड़का को हो सकता है, लड़की हो सकता है, हर जनरेशन को होगा। अगर ऐसा कोई डिसऑर्डर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहां लिख लो बोथ मेल एंड फीमेल, और लिख लो नॉट स्किप जनरेशन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक नाम आता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और यहां पे अगर हम बात करें तो अब देखो ऑटोसोमल है, यहां से हमें क्या पता लगा कि ये बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं बोथ मेल एंड
फीमेल और दूसरा बेटा लिखा है। अब ये रिसेसिव है। कैसा है? रिसेसिव का मतलब समझते हो आप लोग? मैंने क्या बताया था? रिसेसिव मान लो छिप जाए और छिप जाएगा तो ये इसकी जनरेशन कर सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि बाबा को है तो पापा को नहीं होगा लेकिन बच्चों को हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? तो ये कैसा होगा? ये इसकी जनरेशन कर सकता है, यानी कि टेंड टू स्किप जनरेशन। ये बात समझे आप लोग? तो ऑटोसोमल ट्रेट समझ गए। अब आती है बेटा कैसी? अब होगी सेक्स लिंक। सेक्स लिंक में एक्स लिंक और वाई लिंक। तो हम लोग पहले बात करते हैं, अगर कोई डिसऑर्डर एक्स लिंक कैसा है? डोमिनेंट। तो ये किसको ज्यादा होगा बताओ? ये दोनों को बराबर होगा या फिर मेल को ज्यादा होगा फीमेल को? बताओ। ये डोमिनेंट है इसीलिए होगा दोनों को, लेकिन ज्यादा होगा किसको? फीमेल को। सही है? हाँ ठीक है। तो ये मोर फीमेल, क्योंकि उसके पास कितने होते एक्स होते हैं, तो देन मोर फीमेल देन मेल। और बेटा दूसरा ये डोमिनेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट स्किप जनरेशन। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। कहते वो डायरेक्ट पूछता है बताओ कैसा डिसऑर्डर होगा, ये नाम दे देगा या फिर वो एक ट्रीट दे देगा और पूछ लेगा डिसऑर्डर नाम बताओ। अगले अगर हम बात करें तो फोर्थ होता है एक्स लिंक रिसेसिव। अगर कोई रिसेसिव है तो ये किसको ज्यादा होगा? मेल को ज्यादा होगा। मोर मेल, अभी मैं समझाऊंगा क्यों ज्यादा होता है, ठीक है? पहले आप लिख लो, मोर मेल देन फीमेल। और बेटा मोर मेल देन फीमेल और ये रिसेसिव है, इसका मतलब क्या करेगा? टेंड इसकी जनरेशन। एक और आता है, अगर कोई डिसऑर्डर कैसा है? बाई लिंक है। कैसा है बेटा? अगर कोई बाई लिंक है तो बताओ ये क्या मेल को फीमेल को होगा? क्योंकि बाई लिंक फीमेल के पास नहीं होता है, तो ये होगा ओनली मेल। सही है? तो ये समझ गए, इतनी डेट होती है, ठीक है? आपको ये लिखने वाला है और जिससे फिर मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार फिर से। अगर डोमिनेंट होगा तो इसकी जनरेशन वो नहीं करेगा और रिसेसिव होगा तो करेगा, बस। सही है? बेटा लिख लिए? लिख लेते हैं।
लिया, लिखो फिर समझा रहा हूँ उसको अच्छे से। लिखिए बेटा ये। अब मैं आपको एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये ट्रेट है। ट्रेट का मतलब है कि ये जो डिसऑर्डर होते हैं जेनेटिक, ये ट्रेट को फॉलो करते हैं कि कैसे इस किस पे है। बेटा आप लोग बताओ जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में यही तो होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई भी जीन्स को लेके, किसको लेके? जीन्स को लेके। और कोई भी जीन्स किसी क्रोमोसोम पे होगा। भाई जीन्स किस पे होगा? क्रोमोसोम पे। तो हम लोगों को ये देखना है कि वो जीन्स जो अफेक्ट हुआ है वो सेक्स लिंक क्रोमोसोम पे हुआ है या वो ऑटोसोमल पे हुआ है। पहले तो हमें ये देखना होता है। मान लो आपके अंदर 22 फिर क्रोमोसोम कैसे हैं? जो ऑटोसोमल है। अब आप लोग ये बताओ बेटा, बोलो मत, हम लोग ध्यान सुनो। अगर कोई क्रोमोसोम ऑटोसोमल है तो मैंने आपसे कहा था कि ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं वो मेल में भी सेम होते हैं और फीमेल में भी सेम होते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि कोई डिसऑर्डर अगर ऑटोसोमल है तो वो मेल को भी होगा और फीमेल को भी होगा, सेम रेशियो में होगा, क्योंकि ऑटोसोमल है। आपको पता ही चीज होनी चाहिए। दूसरा हम लोग बताओ सेक्स लिंक क्रोमोसोम, मैंने कहा था मेल के पास होते हैं XY और फीमेल के पास होते हैं XX, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, एक नाम यहाँ पे आया है बेटा डोमिनेंट और एक आया है यहाँ पे एक नाम आया है डोमिनेंट और एक आया है रिसेसिव। मैंने आप लोगों से कहा था डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रभावी, जो अपना प्रभाव दिखाएगा उसे बोलते हैं डोमिनेंट। रिसेसिव का मतलब है कि छिप सकता है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब सिंपल सा इतना सा है। आप लोग बताओ, इधर देखो, अगर मान लो कोई डिसऑर्डर बाइलिंक है तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि वो किसको होगा? मेल को ही होगा, क्योंकि फीमेल के पास एक्स वो बाई जाता नहीं है, खाली एक्स ही जाता है। अगर कोई डिसऑर्डर, मैं एक किस्म लग रहा हूं आपको, पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट। आपको मैंने बताया अगर कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी जीन्स अफेक्ट हुआ है 44 क्रोमोसोम का स्टार्टिंग के, यानी कि 22 पेयर का, तो वो डिसऑर्डर कैसा होता है? ऑटोसोमल। और ऑटोसोमल किसी भी क्रोमोसोम से हुआ, 1 पे हुआ, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, मतलब 22 तक अगर किसी भी हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैं जीन्स की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं सुन लो कि क्रोमोसोम अफेक्ट हुआ है, मैं कह रहा हूँ क्रोमोसोम के जीन्स पर अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो इसका मतलब वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्योंकि अगर बेटा क्रोमोसोम पूरा ही कम ज्यादा होता है तो वहां पे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं बोलते, वहां बोलते हैं सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब होता है एक क्रोमोसोम अगर ज्यादा कम हो रहा है तो वहां पे ग्रुप ऑफ जीन्स कम ज्यादा होंगे, एक जीन नहीं होगा। ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर वो है जो खाली म्यूटेशन से हो गए, पॉइंट म्यूटेशन से, फ्रेम शिफ्ट से हो गए, सही है? तो वो वाले डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे बीमारी तो होगी लेकिन इतनी ज्यादा ग्रुप ऑफ डिजीज में नहीं होगी। लेकिन जब सिंड्रोम होते हैं, पूरा क्रोमोसोम ज्यादा ही कम हो जाता है, तो होता है सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब होता है कि उस टाइम पे क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज। तो मैं बोल रहा हूं कि ऑटोसोमल का मतलब है कि 1 से लेके 22 पेयर तक के क्रोमोसोम का कोई भी जीन अगर अफेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल। अब डोमिनेंट है तो वो हर पीढ़ी को होगा, बाबा को है फिर पापा को होगा, पापा को है तो उसके बच्चों को होगा। अगर वो डिसऑर्डर कैसा है बेटा? रिसेसिव है।
है ऑटोसोमल तो वो मेल फीमेल दोनों को होगा, लेकिन रिसेसिव है तो वो ऐसा हो सकता है कि बाबा को हो लेकिन पापा को ना हो, लेकिन बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि बच्चों को हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ऐसा होता है बेटा, वो उस एलील पे होता है जो एलील रिसेसिव केस में शो होता है, तो उस पे होता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर डोमिनेंट पे होता तो फर्क पड़ता, रिसेसिव पे अगर है तो क्या फर्क पड़ेगा? जब वो अपना एंजाइम शो ही नहीं कर रहा है, वो अपना काम ही नहीं कर रहा है, वो एलील जो रिसेसिव है, तो डिसऑर्डर होने से भी क्या फायदा हो जाएगा? समझ गए? तो इसकी जनरेशन कर सकता है। अगले यहां समझो बेटा, ये वाले दोनों केस यहां देखो, अगर कोई डिसऑर्डर एक्स लिंक डोमिनेंट है, कैसा है? एक्स लिंक डोमिनेंट, तो यहां मैंने बोला है मोर फीमेल देन मेल्स, यानी कि फीमेल को ज्यादा होगा कंपेयर टू मेल के। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, आपको होता है फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2x, और मेल के पास कितना होता है? 1x। तो 1x और 1y ये मेल के पास होते हैं, और बेटा ये किसके पास होते हैं? और ये डिसऑर्डर कैसा है? डोमिनेंट है, तो आप स्वाभाविक समझ सकते हो कि फीमेल को ज्यादा ही होगा कंपेयर टू मेल्स। दूसरा लिखा है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ये मेल को ज्यादा क्यों होता है पता है आपको? ये मेल को इसलिए ज्यादा होता है बेटा, फीमेल इसमें कैरियर के रूप में रहती है। कैसे रहती है? कैरियर। कैरियर का मतलब समझे? वाहक। वाहक का मतलब है कि उसके उस एक्स पे होगा जो एक्स उसमें डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, रिसेसिव केस में है, तो उसको तो डिसऑर्डर नहीं होगा, लेकिन वो बच्चों में ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि बेटा उसका एक तो बनेगा ना एक्स वाला जिसपे है वो डिसऑर्डर है, लेकिन उसके केस में कैसा था? वो रिसेसिव था, तो बच्चों में क्या करेगा? ट्रांसफर। इसीलिए फीमेल को कम होता है मेल को, क्योंकि मेल के पास तो एक ही एक्स है और फीमेल के पास कितने एक्स हैं? 2x। समझ गए? तो फीमेल करती है यहाँ पे कैरियर की तरह काम, और कैरियर का मतलब जानते हो हम लोग? बच्चों में ट्रांसफर करना। बच्चों में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन उसके पास वो डिसऑर्डर नहीं होगा। और अगर कोई डिसऑर्डर बाई लिंक है तो ये तो सिंपल सा है, खाली मेल को होगा, फीमेल को ये नहीं होगा। समझ में आया डेट? तो ये सारी डेट अब मैं कहूंगा आपसे कि जैसे कोई डिसऑर्डर है और मैं आपको कह दूं कि बेटा ये एक्स लिंक है, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या बात चल रही है, किसको ज्यादा होगा किसको कम होगा। ठीक है, मैंने इसे लिखवाया क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन नीट में यही से आ जाता है, खाली वो डायरेक्ट एग्जाम्पल देते हैं वो डीज का और पूछ लेते हैं बताओ उसकी स्टेट किस स्टेट को फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब आपको समझाऊंगा पेडिग्री। पेडिग्री एनालिसिस क्या है वो समझो। मैंने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में क्या बताया था बेटा? मैंने कहा था कि जब हमें कोई फैमिली ट्री बनाना हो, और किसके लिए? जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए। आप लोग बताओ बेटा, अगर कोई डॉक्टर होगा तो क्या वो समझ पाएगा कि बाबा को था, पापा को है, बच्चों को होगा नहीं होगा, उसके कितने बच्चे होंगे, किसकी शादी होगी, ये पूरा एक एनालिसिस करना, इसको बोलते हैं हम लोग पेडिग्री एनालिसिस। ये बात समझ गए हम लोग? इसमें कुछ सिंबल होते हैं, जैसे सिंबल पे आते हैं। अगर मैं सिंबल की बात करूं यहाँ पे, किसके? पेडिग्री के। अच्छा, एक पेडिग्री और भी तो होता है, क्या होता है? कुत्तों खिलाते हैं, वो अलग होता है ना? वो अलग ही होता है, ये इतना होता है इसको बोलते पेडिग्री है शायद। मैं तो पालन नहीं, लेकिन आप लोगों ने पालन होगा, आपको बताऊंगे। किसके घर पे होता है था, तो उसको क्या खिलाते? खिलाते थे। इससे क्या फायदा? रोटी नहीं खाते तो इससे कुछ जल्दी फूलते हैं ना, बोलते हैं ना, मोटे जाते हैं ना। अच्छा, और किसी घर पे है क्या? मैं तो एक बार अपने घर पे ले गया था कुत्ता, तो उस वो कुत्ता ऐसे बोलते हैं कि वो एकदम रक्षा करेगा, हैं, डिफेंस। वो मोहल्ले कुत्तों ने इतना डरा दिया था उसको कि वो गेट के बाहर छोड़ो वो बाहर निकल रहा था। जैसे ही बाहर निकलता, मोहल्ले के जो कुत्ते वो होते नहीं गाँव वाले, उनने भौंक के उसकी हालत खराब कर दी। मैंने सोचा ये बचाने के बजाय जो खुद मर जाएगा, तो मम्मी बोली आओ जहाँ से लेके आए हो, क्योंकि ये बाहर निकल नहीं पाएगा। जैसे ही बाहर निकलता तुरंत मोहल्ले कुत्ते उस पे आ जाते। अब तो ये परेशान कर लो, मैंने कहा ये क्या रक्षा करेगा भाई, इसकी खुद ही तो यहाँ देखते हैं सिंबल पेडिग्री एनालिसिस क्या क्या होते हैं। जैसे आप लोग साथ में बताना मुझे, अगर मैं ये बनाऊं ऐसे तो उसका मतलब क्या होता है? मेल। क्या होता है बेटा? मेल। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो फीमेल। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेल और ऐसे करूंगा तो फीमेल।
अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ देखो ये, और ये भर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? अफेक्टेड। क्या होगा? ये अफेक्टेड है मेल, ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, बोलो मत कोई भी, ऐसे आप बताओ, कैरियर फीमेल, इसे डिसऑर्डर नहीं हुआ लेकिन कैसी होगी? कैरियर होगी। ये होती है कैरियर फीमेल। कैरियर का मतलब डिजीज को ले जाने वाली, मतलब यहाँ पर डिसऑर्डर कैसा होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अगले बेटा बताओ, अगर ये होगा तो क्या है? मैरिज, मतलब एक मेल और फीमेल के साथ क्या हुई है? शादी, तो ये मैं लिख सकता हूँ मैरिज, ठीक है। अगर ऐसे है तो दो बार नहीं, मैरिज एंड रिलेटिव्स, ये शादी की हुई है किसमें? अच्छा, रिलेटिव से क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ, रिश्तेदार तो होते ही हैं, लेकिन मतलब क्या है यहाँ क्यों शो कर रहा है रिलेटिव? क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा। अगर मान लिया उस जैसे रिलेटिव यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि मौसी की बुआ से अगर कर रहा है तो रिलेटिव हो गया। खास से जैसे मामा की लड़की शादी कर ली, बुआ किसे कर ली, ये बता रहा हूँ, मौसी से कर ली, मौसी से नहीं मतलब मौसी के, यार मुझे अजीब लग रहा है, तो यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो होते हैं अगर ऐसे शादी करना है तो उनको बोलते हैं रिलेटिव से, तो ये सिंपल बनता है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको तो जो रिलेटिव से नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता है, और चेंज नहीं होता है तो वेरिएशन नहीं आते हैं, इसीलिए हमें दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है, हमेशा। अगले देखो, अच्छा अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? डेथ, इसका मतलब होता है डेथ। अच्छा और बताओ मुझे, अगर मैं ऐसे बना दूं, आप बताओ इसका मतलब क्या है? ट्विंस, ट्विंस होगा, जोड़ा, ठीक है। और कुछ सिंपल हो जाएगा? हाँ, अगर बच्चे हैं मान लिया ये जो ऐसे, तो ये नीचे क्या है इसके? बच्चे, समझ गए? तो अब हम देखिए पैटर्न एनालिसिस तो पढ़ते हैं, ठीक है, उसको वहां कुछ सिंबल हो जाए तो देख लेंगे, किताब में भी है दिया हुआ। अब पहले पढ़ लें थोड़ा सा, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे आराम से एक करके। ये चैप्टर मैंने इतना स्लो पढ़ाया है इस लेकर से कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, सही है। और क्योंकि जेनेटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं फोन करवा रहा हूँ, मतलब फोन कर रहे हैं वो लोग कि कहीं ना कहीं आप लोग कुछ सीखो, जेनेटिक्स नहीं सीख रहे बताओ वाले तो क्या सीखोगे बेटा। यहाँ पे देखो, ये तो समझ गए आप लोग, ये लाइन सबको पता है। ये कह रहे हैं देखो, दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। यहाँ पे फादर नहीं होते, कौन होते हैं? ग्रैंडफादर। अगले हम लोग बात करते हैं म्यूटेशन से, पढ़े यहाँ से, यहीं से पढ़ रहे हैं म्यूटेशन ना, यहाँ से पढ़े, चलो। तो यहाँ पे बताओ आप लोग देखो, ये सिंबल क्या है? मेल, ये फीमेल, ये इसका मतलब पता है क्या है? सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब है कि हमें पता नहीं है कि मेल होगा या फिर जो बच्चा होगा। इसके बाद ये अफेक्टेड है सारी क्योंकि रेटेड भरा हुआ है, ये मैटिंग है, ये मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ये बच्चे हो गए। ऑर्डर ध्यान रखना बेटा कैसा है? लेफ्ट टू राइट बच्चों का। इसके बाद ये पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यानी कि यहाँ पे देखो पेरेंट्स को नहीं है लेकिन बच्चों को है। तो यहाँ पे देखो ये सिंबल यूज करने हैं जेनेटिक, हमें इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर में यानी कि पेडिग्री एनालिसिस में देखिए। तो देखो कह रहा है द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रेवलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिली। आपको पता है, हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलते नहीं है, आपने नहीं देखी जेनेटिक, मैंने तो देखा नहीं इतनी सारी चीजें। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में देखेंगे कोई आदमी जो ये कह रहा है कि मुझे लाल कलर नहीं दिख रहा है या ग्रीन नहीं दिख रहा है, मुझे तो ऐसा कोई आदमी नहीं मिला आज तक।
ये आपने देखा सिकल सेल किसी को एनीमिया है, बेटा ये जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत रेयर केस में होते हैं, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे नॉर्मल, लेकिन होते हैं, ये आप लोग ये मना नहीं कर सकते, होते हैं, ठीक है। तो देखो कह रहा है बेटा, आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग begin, since it is evidence that control process that can be performed in pea plant or some other organism are not possible in case of human beings। एक बात सुनो आप लोग, जब मेंडल ने, बेटा बोलो मत, जब मेंडल ने इनहेरिटेंस पैटर्न को समझा दिया तो हम लोगों को ये भी तो समझ में आना चाहिए कि जब एलील्स आते हैं, क्रोमोसोम आते हैं, जीन्स आते हैं बस, तो क्या डिसऑर्डर नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? डिसऑर्डर होता है अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, तो मैंने कहा था जीन्स की एब्नॉर्मलिटी कारण होता है, और अगर जीन्स एब्नॉर्मल होगा और जब फादर के क्रोमोसोम हमारे अंदर आ रहे हैं, फादर के जीन्स आ रहे हैं, तो डिसऑर्डर साथ में आएंगे। देखो डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जेनेटिक, दूसरे होते हैं एक्वायर्ड। आप लोग बताओ क्या जेनेटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जो जीन्स को लेके होते हैं, तो वो ट्रांसफर तो होंगे क्योंकि आधे जीन्स आधे क्रोमोसोम पापा के आ रहे हैं, लेकिन क्या एक्वायर्ड बाय ट्रांसफर होंगे? नहीं। इसको लेके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, जो कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिस्ट बिसमैन ने। उन्होंने पता क्या कहा था? बीचमैन भी होते हैं उनको कुछ लोग, हाँ बीचमैन, सही है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमेशा जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो सोमैटिक सेल, वो जर्म सेल वाले होते हैं, ना कि सोमैटिक सेल वाले। अगर हमें कोई डिसऑर्डर ऐसा हो रहा है जो सोमैटिक सेल में है, या एक्वायर्ड मान लो कोई पैथोजन आया बाहर से आया, अब ऐसा नहीं पापा को फीवर है तो बच्चा पैदा हुआ तो फीवर उसे भी है तो वैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पापा से मिला है तो फीवर, समझ रहे हो? क्योंकि वो उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर है, एक्वायर्ड बाद में उसने किया है। लेकिन जो कैरेक्टर उसने जर्म सेल वाले क्यों बोले? सिंपल सा बात है, क्योंकि जर्म सेल से हमारे क्या बन रहे हैं? गैमीट बन रहे हैं, और जर्म सेल से अगर गैमीट बन रहे हैं तो जो जीन्स पापा के जर्म सेल में वो हमारे अंदर आएंगे, और जो हमारे अंदर आएंगे इसका मतलब हमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। समझ गया? मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ये समझ गए होंगे आप। अगले क्या है बेटा, कहां पे हम लोग? आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। Study of the family history about inheritance of a particular trait provide an alternative. Such an analysis of trait in a several of generation of a family is called pedigree analysis. अब भाई ऐसा तो नहीं डॉक्टर इंतजार करेगा कि तुम्हारा बच्चा हो तो उसको मैं देखूं, फिर उसका बच्चा हो तब तक देखूं। वो तो एक, ये तो वही तरीका हो गया ना कि हम एक आइडिया लगा लें कि ये बच्चा होगा, एक ऐसे ग्रैंडफादर थे, उनको डिसऑर्डर था, और पूरे एक चार्ट बना के बता दें कि इस बच्चे को डिसऑर्डर होने वाला है। बेटा डॉक्टर अगर सही है तो ये भी बता देगा कौन से बच्चे को डिसऑर्डर होगा, समझ गए? लड़के को होगा, लड़की को होगा, किसको होगा किसको नहीं होगा, सही है? तो उसी को हम लोग सब क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। सिंपल सा मैंने वही बताया आपको, जैसे आप लोग मकान बनवाते हो तो पहले एक फ्रेमवर्क तैयार करते हो, चार्ट बनाते हो कि हमें किधर कमरे निकलवाने हैं और किधर गेट लगवाना है। तो ये पहले ही करते हैं ना ये काम, ऐसा ना कि बनने का स्टार्ट हो गया और उसके बाद दिमाग में आया यार ये तो किया ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? अगले देखो कह रहा है, इन द पेडिग्री द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन, कई जनरेशन का देखना। कह रहा है, इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रांग टूल which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality और disease। कोई भी हमें जेनेटिक को लेके अगर हमें देखना है, इनहेरिटेंस पैटर्न को देखना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। कह रहा है बेटा, इन ह्यूमन जेनेटिक्स, ये तो पढ़ लिया, abnormality disease, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन इन फिगर, हमने देख लिया है। अब बेटा यहाँ पे देखो, कह रहा है, as you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present in the chromosome। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अभी बात नहीं बताऊंगा, थक गया हूँ मैं। आपको बता चुका हूँ कि डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि डीएनए में एक सेगमेंट को जीन्स बोलते हैं, जो एक क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। डीएनए से कंडेंस होकर क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। डीएनए हमने आराम से संभाल दिया, क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। अगर कोई एब्नॉर्मलिटी क्रोमोसोम पे है, इसका मतलब उतने जीन खराब हो जाएंगे हमारे। लेकिन अगर क्रोमोसोम के जीन पे है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डिजीज तो हमें होगी, लेकिन पूरा और जीन्स हमारे क्या है? सेफ हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ दो टाइप के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होते हैं जो म्यूटेशन से होते हैं, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं जो पूरे क्रोमोसोम के ज्यादा या फिर कम होने से होते हैं। इसका इतना इफेक्ट, जैसे मान लो
एक बाइक है, मैंने कहा था एक बाइक आप माना करो हमेशा क्या है, डीएनए है। ये एक क्रोमोसोम मान लो बाइक, और उस पे आप बैठे हो, आपके फादर बैठे हैं, वो क्या है, जीन्स है। बेटा आप मान लो कि दोनों लोग इंपॉर्टेंट हो, ये बात ठीक है। अगर पूरा डीएनए का मतलब पूरी बाइक ही उड़ा दी जाए तो फिर तुम कहां से बचोगे? तो जीन्स की बचा क्या? नहीं। एक ऐसा है कि यहाँ उतर गया बाइक से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? हाँ थोड़ा बहुत पड़ेगा, उसका फायदा भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बकाया बाइक तो सेफ है। तो यही हिसाब यहाँ पे क्रोमोसोम और जीन्स में। अगले क्या है बेटा, डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपको पता है डीएनए को इसीलिए हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। कह रहे इट इज हैंस ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और अल्टरनेशन। मैंने ये तक आपको बताया है कि एक नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने से म्यूटेशन होता है। तो सोचो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, समझ गए? हाँ थोड़ा मैं मान सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था सैटेलाइट डीएनए होता है। सैटेलाइट डीएनए जानते हो, जो सेकेंडरी कॉन्सिस्टिंग ऊपर वाला, तो वो नॉन कोडिंग रीजन होता है लेवल। और अगर कोई नॉन कोडिंग रीजन में अगर थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉन कोडिंग का मतलब जो प्रोटीन नहीं बना रहा है। लेकिन अगर कोडिंग सीक्वेंस में अगर एक बेस भी चेंज हो गया तो क्या होगा, डिजीज हो जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, अगले क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं हाउएवर चेंज और अल्टरनेशन डू टेक प्लेस ऑकेजनली, सच एन अल्टरनेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल रिफर टू एज म्यूटेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर आप लोग सोच रहे हैं सर म्यूटेशन क्या हम सोच के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। म्यूटेशन अपने आप होता है, हमें पता नहीं लगता कि हमारी बॉडी में कब म्यूटेशन हो जाए, कब तक हो, आपको पता है। तभी तो मैं कहता हूं जो भी काम हो रहा है यहाँ पे सब तुक्के में हो रहा है, सब कुछ। साइंटिस्ट ने ये तक कहा है कि अगर एक बार ठीक से म्यूटेशन हो जाए तो हमारा पूरा स्पीशीज चेंज हो सकता है। अभी तुम लोग जो ह्यूमन हो, तुम लोग फिर पता नहीं हंस बनोगे या बुगला बनोगे, लेकिन नए स्पीशीज बन जाओगे अगर एक बड़ा म्यूटेशन हो जाए तो। इसको बोलते हैं स्पीशीशन, हम मैं बायोलॉजी में बताऊंगा आपको। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हो म्यूटेशन का आपको बता के नहीं होगा, जब तक हम ठीक चल रहे तो चल रहे हैं। एक म्यूटेशन आपने वो भी देखा होगा, इससे कैंसर करता है भाई। आपकी इनएक्टिव जीन है, कोई एक्टिव हो जाए जो कैंसर हो गया, आपको पता लगा कब होगा। कोई और ऐसे आदमी को होगा जो ना स्मोकिंग करता होगा ना कुछ करता होगा, क्योंकि उसके इनएक्टिव जीन क्या हो गए, एक्टिव हो गए, किसी शॉक के कारण, किसी टेंशन के कारण, किसी वजह से। तो ऐसा बहुत सारा चीज केसों में ऐसा होता है। अगले कह रहा है बेटा, a number of disorder in human being have been found to be associated with the inheritance of change or altered gene or chromosome। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है, क्रोमोसोम, जीन्स या डीएनए में कोई भी चेंजमेंट आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हम लोग पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे मेरी एक बात सुनो, आप लोग ये कंफ्यूज हो रहा है ना कि सर जेनेटिक मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं और क्रोमोसोमल क्या होते हैं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसे डिसऑर्डर देखो आप लोग ऐसे मान लो, तीन टाइप के मान लो। एक तो होते हैं एक्वायर्ड, जो बाद में होते हैं हम पैदा होने के बाद, जो अगर जन्म से हमें दो टाइप के मिल सकते हैं। या तो मिल सकता है मेंडेलियन, मेंडेलियन का मतलब क्या है, जो हो म्यूटेशन के कारण, मतलब कोई पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, फ्रेम शिफ्ट हो जाए, अगर उससे हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन। और या जेनेटिक बोल सकते हैं, जेनेटिक को बोल ही सकते हैं। और अगर कोई क्रोमोसोमल की अबनॉर्मलिटी का हो रहा है, पूरा क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, पूरा क्रोमोसोम कम हो जाए, एक बढ़ जाए, तो उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये वाला डायग्राम समझो, आपको ये समझ जाओगे। अब इसमें मैं बताऊं क्या आपको, बताना। देखो ये क्या है, एक पेडिग्री एनालिसिस का डायग्राम है। देखो इन्होंने दो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, मुझे देखिए क्या बता रहा है। देखो मैं नीचे नहीं देखूंगा कि ये क्या बता रहा है, मैं ऊपर ही देखूंगा, ठीक है। हाँ देखो पहले ये बताओ, यहाँ पे फीमेल को है और मेल को नहीं है। इसके बाद मैंने देखा कि ये देखो इसके बच्चे, लड़के को भी है और इसकी लड़की को भी है, सही है। और फिर जो अफेक्टेड है देखो उसके भी बच्चे को है, और जो अफेक्टेड नहीं है उसके बच्चे को नहीं है। ये बात समझ आई, ये बात है नहीं है भाई। इसके बच्चे कितने होंगे, 1 2 3 4, ये तो बच्चे हैं। अब एक दो, ये लड़की की शादी हुई है लड़के से, और इस लड़के की शादी इस लड़की से हुई है। ऐसा लग रहा है रीडिंग पढ़ा रहा हूं, तो समझ रहे हैं हम लोग, रीडिंग में अच्छी है। तो यहाँ पे आप लोग समझो, और इसके ये बच्चे हुए, सही है। तो इसकी ये कौन होगा, नाम हानि। तो यहाँ देखो
इतना ज्यादा मत बताओ। यहाँ देखो, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, मुझे क्या बातें पता लगी? पहली बात पता लगी कि ये लड़का लड़की दोनों को हो रही है। इसका मैं समझ गया क्या है ये, और ये हर पीढ़ी को हो रही है। देखो इसको भी है, इसको भी है और इसको भी है। इसका मतलब डिजीज कैसी है? डोमिनेंट। समझ गए? कैसे देखते हैं? तो ये ट्रेट होगी ना, वो कौन सी होगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, ये मम्मी पापा को नहीं है, ये ठीक ठाक है बिल्कुल, ये दिख नहीं रहा है लेकिन इनके अंदर है डिजीज, ठीक है, रिसेसिव केस में है। अब हम लोग बताओ, इनके एक लड़के को भी है और एक लड़की को भी है, और देखो इसको भी नहीं है लेकिन फिर भी इसके लड़के को है। तो ये पहले पता लगा लड़का लड़की दोनों को, इसका मतलब कैसा है? ऑटोसोमल। कैसा है बेटा बच्चों? और दूसरा, पापा को नहीं है देखो, लेकिन बच्चों को, इसका मतलब इसकी जनरेशन हो रही है यहाँ पे, इनके फादर को रही होगी। समझ गए हम लोग? और ये किसी तरह काम कर रहे हैं, कैरियर की तरह, बच्चों में भेजने की तरह। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया डिसऑर्डर कैसा है? रिसेसिव। आया समझ में? तो ऐसे हम देखते हैं पेडिग्री। अब वो कोई भी डायग्राम बना देगा, आप समझ जाओगे? समझ जाओगे ना? अगर वो कोई भी डायग्राम बना रहा है, समझ जाओगे ना? ठीक है, तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा एक बात मुझे और बताओ, हाँ तो वो तो कैसे पता लगेगा? ठीक है, अगर खाली लड़के होते तो क्या बताते हैं आप लोग? बाइलिन। क्या बताते हैं? बाइलिन। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर की। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर हमने दो ग्रुप में कैटेगराइज किए हैं। कितने ग्रुप में? दो। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल। मैंने आपको पहले बता दिया मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होंगे जो म्यूटेशन से हो जाए, और क्रोमोसोमल का मतलब जिसमें पूरा क्रोमोसोम क्या होगा भाई? क्या? जिसमें सही है, जिसमें पूरा क्रोमोसोम नहीं वो हो रहा है ना, चार्ज नहीं आ रहा। चलो हम थोड़ी देर ये रिवाइज कर लो, किसी वाला ये पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पढ़ने नहीं, ठीक है? एक और पढ़ लो, पानी पी लो, पानी आप लोग टाइम 1-1.5 से करवा दें, सही रहेगा? सही रहेगा ना? क्योंकि थोड़ा सा टाइम जल्दी हो जाएगा ना, अभी मुझे लगा थोड़ा दिन बाद तो रात हो जाएगी, इस टाइम गवर्नमेंट तो जल्दी है। लेकिन सुबह से एक और भी जल्दी है यहाँ पे, बात करूँ करते हुए, लेकिन सब बच्चे आने पाएंगे क्योंकि सब और अच्छे स्कूल में जाते हैं, बेसिक ही पढ़ते हैं। तुम कौन स्कूल पढ़ते हो? रामा रामा वही तो बातें मत करो, पढ़ लो। बातें कर रहे हैं नहीं सर, वो कॉलेज का टाइम पूछ लेंगे। कॉलेज का टाइम? नहीं सर, अरे यार तुम क्यों बोलिए? तुम लोग ऐसी कॉलेज का खेलते रहो 3 साल और। अबे ये अगर पढ़ाई करनी है तो कॉलेज में खेलना बंद कर दो, या ध्यान दो होगा। ये बात आपको क्यों पढ़नी नहीं पड़ रही? 10 बार बोल रहा हूँ, बहुत पछताओगे। कोई पेपर दोगे तो आपको यही याद आएगा कि सब सही कह रहे थे।
यहाँ पीलीभीत का भी विद्या मंदिर ऐसा ही रखा था। तुम दिल्ली का देखोगे ना, चौक का है विद्या मंदिर, जय नारायण नाम सुना आपने? जय नारायण विद्या मंदिर। ये सब विद्या मंदिर की ब्रांच कौन? चिरौंजी लाल हो गया, नवाबगंज में वो है लालता प्रसाद विद्या मंदिर, और बरेली में है कौन सा? जय नारायण। आपको रिकॉर्ड देखना लालता प्रसाद पर जय नारायण करके, तो तगड़ा है। पढ़ लिया आप लोगों ने? कर लिया भाई? चलो अभी आगे चलो डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा यार, खाली बातें की हैं। चलो पढ़ो। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कहा था कि हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मैंने आपको बताया मेंडेलियन का मतलब क्या है, जो म्यूटेशन से हो रहा है और उससे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो नीट की क्लास चल रही है, आप लोग नीट की जानते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों को ऐसा टीचर है जल्दी पढ़ाता हो और तेज पढ़ाता हो, फास्ट, आपको समझ ना आता हो। ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बता दो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। मैं तो और कितना स्लो पढ़ाओगे भाई? अब आओ हाँ बताओ, क्या क्या कहा इसने? राइटिंग? अरे भगवान, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। चलो थोड़ा और साफ लिखूंगा, ठीक है। और बताओ, और किसी बच्चे को कहना है? फिजिक्स में प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? बता दो, उसमें बता दें क्या भाई? टेस्ट प्रॉब्लम। टेस्ट की प्रॉब्लम ये है कि एटलीस्ट अपने टाइम कमी पड़ जाती है। और से बायो और केमिस्ट्री है, उसके हमारे स्पेसिफिक चैप्टर्स के हो चुके हैं टेस्ट। फिजिक्स के हमारे स्पेसिफिक चैप्टर्स के नहीं हुआ। फिजिक्स के टेस्ट ज्यादा हो? फिजिक्स के टेस्ट ज्यादा ना हो, मतलब वो तीनों के इक्वली, लेकिन जैसे हम बायो में हमने क्या किया था। अगर आपको चलो एक बात सुनो, आपको हर 15 दिन में करवा दिया क्या फुल? अरे सब लोग बताओ। फिर हम आपको अगर डेट बता दिया कि टेस्ट है तो उसमें आधे बच्चे गायब हो जाते हो। प्रॉब्लम तो हम लोगों से है ना खाली बस। अब तो नहीं होते, बताओ। तो मैं ये बात कर दूंगा कि हर 15 दिन में आपको एक बार टेस्ट हो जाएगा। 15 दिन को ज्यादा नहीं और कम और जल्दी तो में तो वैसे भी होते हैं 7 दिन में करवा दें। एक वीक में एक हफ्ते में भले ठीक है, नंबर ही तो नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट तो होंगे, हमारे हो जाएगी रिवीजन। चलो चलो ठीक है, ये बात मैं कहूंगा, ठीक है। और बताओ इस बच्चे को कुछ भी कह रहा हूँ। और ये सिस्टम ना हो कि पूरा आ रहा है, पूरा वाला हिसाब भी थोड़ा 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 थोड़ा। बायोलॉजी में रुचि रख सकती है, पूरा पढ़ते नहीं, आधा होता नहीं और पूरा टेस्ट में आता। तो बायोलॉजी में तो हो सकता है। जैसे बायो में हमने क्या किया था, आपने पहले यूनिट का लिया, सेकंड यूनिट का लिया, यूनिट वाइज हमारे ऐसे नहीं हुआ। हमारे केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है सेकंड चैप्टर, उस तक हुए। उसके बाद फिर जितना आ रहा है सारा होगा, जितना आ रहा है सारा होगा। चलो अब नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये सब बातें मैं कहूंगा, ठीक है। और बताओ कोई बच्चे को कुछ कहना है? कुछ भी आपको डाउट हो मेरे से डाउट लेके हो तब बता दो। जैसे उसने कहा राइटिंग ठीक आपका ठीक नहीं, सलाह तुमने क्या देखा उसने, और होना भी चाहिए, वैसे मुझे रिटर्न देना है। हाँ और दो फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, बायोलॉजी
देखो एक बार बताओ, आप लोगों को प्रॉब्लम देखो हम लोग क्यों पूछते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे के अंदर कोई डॉट नहीं आना चाहिए। आप लोग स्वभाव करो, लेकिन हाँ इतना बात है कि आप लोग नीट के लिए भी बात किया करो। ऐसा नहीं कि आप लोग कभी मेहनत ना करो, खाली ये आप कसम खा रहे हो नहीं मुझे तो आप इन टीचर से तो ये वो नहीं, ठीक है। आप लोग खाली बस इतना है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई करो, रिस्पॉन्सिबल बन के। और दूसरा अगर आपको जहाँ भी लग रहा है, यहाँ से आपको लग रहा है कि सर ये वाला थोड़ा सा हल्की पढ़ाइए या दोबारा रिवीजन करवाइए, ये वाला चैप्टर हमारा थोड़ा वीक है अभी, या ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आया किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप आराम से सर से कर सकते हो। और मुझे लगता है कि हम लोग तो तीनों एक ऐसे हैं कि आप लोगों से कभी भी कुछ ना कहा नहीं होगा इस बारे में कि आपने क्यों बोला ऐसा, न डांटा होगा किसी चीज को लेके, बस हम एकदम आपको मोटिवेट ही करते हैं जब भी करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को आपको समझा कर थोड़ा सा, बस एक ही बात पे लगता है कि जब हम मेहनत करते हो आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेहनत नहीं करते हो या फिर उसका कुछ गलत चीज करते हो तो फिर बेकार लगता है बस। हमें करना है वो हमें पता है, लेकिन एटलीस्ट हमें क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं वो तो चलो तो मैं सर से कह दूंगा इतनी बात, ठीक है वो कराएंगे हम, ठीक है। अभी टेस्ट हुआ तो जरूर होगा। चलो अगले देखते हैं। कह रहा है मेंटेन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन ऑफ म्यूटेशन, लिखा है बेटा इन द सिंगल जीन। जब कोई सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है तो वहां पे कौन सा डिसऑर्डर होता है, मेंटेनियन। और अगले कह रहा है दीस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइंस एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसने ऐसा पता क्यों बोला है, क्योंकि बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब यही तो हुआ, मेंटल यही समझा रहे थे कौन से एलिमेंट किस रेशियो में जाते हैं, तो बात तो वही हो रही है। एलिमेंट का मतलब जीन तो होता है और क्या होता है। अगले कह रहा है द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाय द पेडिग्री। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। और कह रहा है मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, पढ़ेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलब्यूटानुरिया, थैलेसीमिया, ईटीसी। ये सब कौन सा डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। अगले देखो कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। आप जब एलील डोमिनेंट रिसेसिव हो सकते हैं तो ये भी हो सकते हैं, क्योंकि एलील ही मान चलो जीन्स ही है। अगले कह रहा है बेटा बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मैंने आपको समझा दिया है डोमिनेंट का मतलब बेटा क्या है, हर किसी को होगा, और रिसेसिव का मतलब क्या है, इसके जनरेशन वो कर सकता है, मतलब फादर को नहीं होगा बच्चों में हो सकता है। अगले कह रहे हैं दैट ट्रेट में आल्सो वर लिंक्ड इन द सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ हीमोफीलिया। इट इज एविडेंस दैट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। अब ये बात समझे आप लोग, ये कहना चाह रहा है कि कैरियर फीमेल जो होती है, कैरियर का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, बाहर जो उसको नहीं होगा, क्योंकि उसके केस में वो क्या होगा, रिसेसिव दिखाएगा, लेकिन बच्चों में तो पहुंच जाएगा भाई। ये तो वही हिसाब हो गया ना। यहाँ देखो आप लोग, इधर देखो बेटा, आप लोग बताओ किसी फीमेल के पास 2 एक्स हैं, इसका डिसऑर्डर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये एलील से कैसा है, रिसेसिव कैसा है। अब आप लोग बताओ क्या इसका फिनोटाइप क्या उस फीमेल दिखेगा, नहीं, क्योंकि डोमिनेंट कौन सा वाला है, ये वाला। लेकिन जब इसके गैमेट बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, तो आप बताओ एक सेल बनेगा एक्स वाला और एक सेल बनेगा एक्स वाला। अब अगर सुनो, अब मान लो अगर बाई वाला स्पर्म मेल का और इसको क्या कर गया, फर्टिलाइज कर गया, तो आप लोग बताओ क्या वो उस लड़के को डिजीज नहीं जाएगी, तो इस साल में क्या हो गई, डिजीज। क्योंकि किसी देखो एक बात मैंने क्या बताया था, मेंडल ने बताया था कि अगर मान लिया फादर में जब कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, फादर या किसी में ले लो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, तो वहां पे अगर एक एलील डोमिनेंट एक रिसेसिव है, जब बच्चों में ट्रांसफर होगा तो उसमें कोई सा भी एलील डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है, क्योंकि बच्चे के पास हमेशा कौन सा था, एक एलील जो अपने आप में डोमिनेंस शो कर सकता है। समझ गए, यही तो मैंने समझा रहे थे भाई। उन्होंने क्या कहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी है, वहां सारे प्लांट में टॉल मिले थे, लेकिन जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हमने क्रॉस कराया, तो बताओ आप लोग, हमें लंबे भी प्लांट मिले और बौने भी मिले। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एलील ही बच्चों में जाके क्या कर सकते हैं, डोमिनेंस शो कर सकते हैं। तो इसका लाइन का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे ये तो कर रही है कैरियर तरफ वर्क, तो रिसेसिव केस में इसका ये एलील कैसा है, रिसेसिव है, लेकिन इसके पास है तो प्रेजेंट, वो तो उसमें रिसेसिव है, जब बच्चे में जाएगा तो डोमिनेंट हो जाएगा, और बच्चों में जब आया देखो तो कैसा हो गया, डोमिनेंट, और ये बच्चा कैसा हो जाएगा,
डिजीज वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, स्किप जनरेशन कर सकते हैं लेकिन बच्चों में ट्रांसफर होती है। क्लियर? अब अगले तो कह रहा है बेटा, अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा, अगर अब भी आपको समझ आ रहा है, मुझे लगता है जिसने जनरली बहुत अच्छे से समझा होगा स्टार्टिंग से, तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, अभी तक तो कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत से थोड़ा सा दिमाग लगा लो खाली। अगले कह रहा है डिस्कस विद योर टीचर एंड पेडिग्री के बारे में समझाओ, तो मैंने समझा दिया है। अगले अब पहला डिजीज आता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। आप लोग बताओ कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? आपने देखा होगा टेस्ट होता है जब कोई रेलवे वगैरह में लोगो पैड बनता है तो उसका एक टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस। उसमें हम लोग वो क्या कर देखते हैं, जब कोई व्यक्ति ग्रीन और रेड और साथ में ब्लू भी होता है, जब उसमें डिफरेंस क्रिएट ना कर पाए। अब सोचो सिग्नल जो होते हैं वो रेड होता है, ग्रीन होता है, अब वही वो पहचान नहीं पा रहे हैं, रेड को समझ रहा है व्हाइट। अच्छा एक बात आपको बताऊं, अब इस देखने में बताया होगा आपको, जैसे हमको कलर दिखते हैं, मान लीजिए जैसे ये मुझे रेड दिख रहा है, रेड क्यों दिख रहा है? अब ये मत कहना कि ये रेड है वो तो नहीं बता रहा है, ये रेड क्यों दिख रहा है? मुझे तो ऐसा पता है इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हमारी वो जो लाइट जा रही है वो हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। जैसे प्लांट होता है वो हमें ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि सारे कलर ऑब्जर्व कर लेता है वो, लेकिन ग्रीन को वापस भेज देता है, इसीलिए हमें प्लांट ग्रीन दिखते हैं। तभी तो ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, हमने देखा होगा इसे। तो एक्चुअली में देखा जाए तो अगर कोई कलर की पहचान नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्यों नहीं कर पा रहा है? गधो हो गया, उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये मत समझना कि लाल है तो मुझे लाल दिख रहा है, कलर बनाने से लाल ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? उसकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। कोई भी कलर नहीं होता। अगर आपको रेट कहूं मैं, आप लोग कभी अभी थोड़े पहले नीट पढ़ लो, उसके बाद कभी एक सब्जेक्ट होता है फिलॉसफी, वो पढ़ना, इतना मजा आ जाएगा। और फिलॉसफी को सबसे जो अच्छे मैं उनका फैन हूँ और अच्छा वाला वो है विकास दिव्य कीर्ति सर। मैं उनकी जब भी मेरी थोड़ी हालत खराब होती है, हालत खराब वैसे नहीं होती है, मतलब ज्यादा बोर हो जाता हूँ, मेरा ज्यादा दर्द करने का सर कि आज बहुत पढ़ा दिया है, बहुत मेहनत कर ली, तो उसके बाद मैं उनका एक वीडियो देखता हूँ, मजा आता है। बोलने का तरीका बहुत। और दूसरा क्या है कि वो उसके लिए मत देखो, नॉलेज के लिए वो आप खाली ये देखो कि उसके बंदे के अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है, पैसेंस है, कितने अच्छे से हम समझ सकते हैं किसी को, वो चीज देखो आप। अच्छा तो मेरा प्लस इसको मतलब है, लेकिन मैंने एक भी वीडियो ऐसा नहीं उनका देखा नहीं है, इतना बड़ा फैन हूं। और दूसरा क्या है, और तो आप लोग जब फिलॉसफी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बातें ऐसी देखने को मिलेंगी कि आप लोग ये तक भूल जाओगे कि इंसान इंसानी है वास्तव में, कोई भूत खड़ा है। ऐसे दार्शनिक पैदा हुए, दार्शनिक तो कहीं ना कहीं लाल कलर है, लाल है, ये हमें दिख रहा है लाल, ये है तो लाल दिख रहा है, लाल है तो नहीं दिख रहा है, ये हमारी आंखें ठीक है, हमारी सेल अंदर की ठीक है, रॉड सेल और बोन सेल बोलते हैं ना, वो ठीक है तो हमें रेड दिख रहा है। अगर हमारी आंखें बिगड़ जाएंगी तो ये हमें कैसा दिखेगा? व्हाइट, लाइट नहीं दिखेगा। तो समझ गए बात? दूसरा क्या है कि आपको अब समझो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो देखो क्यों नहीं कर पाता, देखो कह रहा है इट इज अ सेक्स लिंक। ये कैसा है बेटा? सेक्स लिंक प्रिफर है, और वो भी कैसा है? रिसेसिव है। इसका मतलब क्या है? इसके जरिए से कर सकता है हर देखो हर डिसऑर्डर के सामने ये लाइन लिखी हुई है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना 100% आएगा, 5 ट्रेट से एक ट्रेट से पूछेगा वो। कह रहा है बेटा ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन, कह रहा है रेड और ग्रीन कलर में हम क्या नहीं कर पाएंगे? डिफरेंस। ब्लू भी होता है वैसे। कोन ऑफ आई, अब ये सेल हमारी बॉडी में दो टाइप के होते हैं जो हमारी आंखों को बताते हैं, एक होते हैं रॉड सेल, एक होते हैं कोन सेल। रॉड सेल का पता है कब दिखाते हैं? रात में, जब आपको रात में दिखता है आपको, जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, जब बिल्कुल लाइट ना हो लेकिन फिर भी आपको दिख जाए ये क्या रखी है? बोतल रखी है, लेकिन आपको रेड नहीं दिखेगी। ये कैसे दिखेगी? सफेद। सफेद दिखेगी, मतलब एक अलग टाइप की दिखेगी। तो वो कौन सा सेल है हमारी बॉडी में? रॉड सेल। कोन का मतलब क्या होता है? जो कलर दिखता है हमें, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? पहचान नहीं कर पाएंगे। अगले कह रहा है दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। और कैसा बेटा डिसऑर्डर है? एक्स क्रोमोसोम पे है। और कह रहा है इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड कह रहा है ओनली 0.4% कैसा? फीमेल्स। दिस इज बिकॉज़ द जीन
that lead to red green color blindness are on the X chromosome. किस पे? X chromosome पे। और कह रहा है males have only one X chromosome and female के पास कितने होते हैं? 2। और कह रहा है son of a woman who carry the gene size 50%, the chance of being colorblind, the mother is not herself colorblind because the gene is recessive. और कह रहा है बेटा that means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene. A daughter will not normally by being colorblind unless her mother is carrier and her father is colorblind. अगर फादर कैसा है? colorblind होगा और मम्मी कैसी लगती है? कैरियर। ठीक है? अगले आता है बेटा, तो ये समझ गए, यहाँ पे खाली ध्यान रखो ये कैसा है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, बस इतना ध्यान रखो। अगले आते हैं हम लोग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया पता है क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? बताओ। दिमाग? तुमने तो बहुत अच्छा बोला, अपना नाम क्या है? रॉयल डिजीज। इसको क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुई थी, इंग्लैंड की महारानी थी, उनको हुई थी, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज का मतलब ये एक अमीरी वाली डिजीज है, शाही डिजीज है। शाही का मतलब एक महंगी डिजीज है, महंगी नहीं है बीमारी का, बीमारी ठीक है खाली। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया भाई? देखो बेटा, हीमोफीलिया का मतलब है यहाँ पे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो क्या हो जाते हैं? अफेक्ट होते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे तो क्या बताओ? ब्लड क्लॉट करेगा, और ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो अगर चोट लग जाएगी तो क्या होगा? बहुत ज्यादा ब्लड रिलीज होगा कट होने पे। ठीक है, तो देख सकते हैं, पढ़ लेंगे इसको पढ़ लेना, छोड़ दूंगा। ठीक है, तो देखो कह रहा है दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज ये भी है, और कह रहा है which show its transmission from unaffected carrier female। अच्छा मैं एक बार बताओ, हाँ मैंने एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ाया था उसकी ट्रेट क्या लिखवाई थी? मोर मेल देन फीमेल, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट था उसमें मोर फीमेल देन मेल। तो इसीलिए किसको ज्यादा हो रही है? हमेशा मेल को, और फीमेल को कैरियर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अगले कह रहे हैं दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर डिजीज which show its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied. In this disease a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. कैस्केड जानते हो क्या होता है? सीरीज ऑफ रिएक्शन। जब एक सीरीज में रिएक्शन, जैसे आप लोग बताओ क्लॉटिंग, जब ब्लड क्लॉट करता है तो क्या होता है? पता है सब बच्चों को? किसी को पता है? बताओ। हर तुम्हें पता है? तुमने पता है? और हाँ, और किसे पता है? ब्लड क्लॉटिंग का जो सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, तो ब्लड क्लॉट कैसे होता है? खाली इतना बताना है बस, तुम लोग यही फेल हो खाली। और मैंने हमेशा बोला नीट वाला बच्चे वो होते हैं जिसको हर कोई चीज पता हो, पढ़ा दीजिए। आपके पास इतना टाइम है कि आप पीछे का रिवाइज करो, ना कि बेटा ये कि आप कोचिंग नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करोगे तो यही तो हाल होंगे। क्या होगा बताओ? जो बच्चा छुट्टी नहीं करेगा उसके हाल होंगे नहीं कभी। हाँ बताओ, मैंने क्या बताया था? बताओ, हमारे अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है, कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, और कौन से एंजाइम द्वारा? थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। तो आप लोग बताओ, एक रिएक्शन नहीं होगा दूसरा नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? कैस्केड प्रोसेस, सीरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा, हाँ इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल इज सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। यानी कि यहाँ पे छोटा सा कट लग जाएगा तो क्या होगा? ब्लड निकलेगा बस। और कह रहा है द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर और हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स। The possibility of a female, ये बेटा ये समझ पा रहे हो आप लोग? बार बार ये कह रहे हैं, दोनों बार ने कहा है कि कैरियर फीमेल बच्चों को मतलब मेल को डिजीज कर सकती है, आपको पता है, समझा दिया मैंने। उसके बाद 2 एक्स होते हैं, उसके केस में रिसेसिव होगा वो एक्स, लेकिन अगर फर्टिलाइज कर गया बाई से तो मेल के केस में वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट, और डिजीज कर देगा। अगले क्या है देखो, कह रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज़ मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी एट लीस्ट कैरियर। क्योंकि मदर कैसे होती है यहाँ पे? कैरियर। कैरियर का मतलब होता है उसके केस में रिसेसिव होगा, वो बच जाएगा डिजीज से, और जो बच्चों में होगा वो ट्रांसफर कर देगा। कह रहा है बेटा फादर शुड बी हीमोफिलिक unbabied in the later stage of life, the family pedigree of Queen Victoria लिखा है इसको नंबर लो। So a number of hemophilic descendant as she was a carrier of the disease। ये उसकी क्या है? कैरियर है। समझ गए?
चलो तो यहाँ से हमने पढ़ लिया, कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है। तो कल भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग ये डिसऑर्डर सारे पढ़ेंगे। चलो ठीक है। किसी को भी नहीं